नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 10 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, ICMR will do clinical trial of corona therapy in collaboration with Oxford University। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें कि कोविड-19 थेरेपी का मूल्यांकन करेगी। तो जैसे सीधे आ जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, इस तरह से दे देगा। तो ये ध्यान रखेंगे किसके साथ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज वर्किंग विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन ए प्लान टू conduct clinical trial for the evaluation of COVID-19 therapy। तो for this permission has been sought from hospitals to participate in clinical trial। यानी इसके साथ ही क्लिनिकल परीक्षण में अस्पतालों से भी हिस्सा लेने की अनुमति मांगी गई है। द ट्रायल इंडिया यूके रिकवरी, जिसे रैंडोमाइज्ड एवोल्यूशन ऑफ COVID-19 therapy will be a multi-center adaptive platform trial on कोविड पेशेंट। तो यह ICMR ने कहा है कि इस क्लिनिकल जो परीक्षण होगा तो इसे इंडिया यूके रिकवरी कोविड-19 थेरेपी का मूल्यांकन कई केंद्रों के कोविड मरीजों पर किया जाएगा। यानी इस पर जो है इसके उसकी परिस्थितियां जो कि काफ़ी अनुकूल होंगी, तो वहां पर उन पेशेंट के बारे में इस पर रिसर्च किया जाएगा। तो ICMR दिल्ली along with the University of Oxford is proposing to conduct a multi-center adaptive platform trial on COVID-19 पेशेंट। तो इसका जो एक तरह से शीर्षक जो रखा गया है, इंडिया यूके रिकवरी, यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। दिस हैज बीन डिस्कस्ड विद द इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स with facilities and capacity available to participate in the clinical trial and the COVID-19 patient admitted there will participate। तो वहां पर जो भर्ती COVID-19 के मरीज हैं ये सब हिस्सा लेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। INS तबर conducts maneuvers with Italian Navy near Naples, Italy। यानी इटली के नेपल्स के पास, ये देख रहे हैं ना, इंडियन नेवी ने इटालियन नेवी के साथ जो है युद्धाभ्यास किया है, वो भी कहाँ, इटली के नेपल्स के नजदीक। तो द एक्सरसाइज कवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ naval operations including air defense procedures and replenishment at sea, communication drills and cross-deck helo operations by day and night। यानी इस अभ्यास में रात दिन में एयर डिफेंस प्रोसेस, समुद्र में पुनः पूर्ति, संचार अभ्यास और क्रॉस डेक हेलो अभियानों सहित नौसैनिक अभियानों की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल है। यानी यह अभ्यास पूर्ण पारस्परिक रूप से दोनों देशों द्वारा समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करने की दिशा में किया गया है। नौसेना के रिवाज के अनुसार दोनों जहाजों द्वारा टीम पास के साथ इस अभ्यास का समापन हुआ। तो आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम द Italian port, INS Tabar also conducted a maritime partnership exercise in the टायरेनियन सी, वहीं पर है, आप देखेंगे मैप में, विथ ITS एंटोनियो मार्सेग्लिया, ए फ्रंट लाइन फ्रिगेट ऑफ द इटालियन नेवी। थोड़ा सा INS तबर के बारे में जान लीजिए। तो INS तबर कमीशन हुआ था 19 अप्रैल 2004 को। यानी भारत में तलवार श्रेणी का यह तीसरा युद्धपोत था। तो यह जो है इस फ्रिगेट को रूस के कलिनिनग्राड में कैप्टन विश्वजीत दास गुप्ता के साथ कमीशन किया गया था। और यह हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी भाग लेने पोर्ट लुइस का भी दौरा किया है। इसके साथ साथ इस जहाज ने हाल ही के दिनों में, इन द रिसेंट पास, द शिप हैज विजिटेड वेरियस पोर्ट्स इन द पर्सियन गल्फ ऑन ए गुडविल मिशन एंड द विजिट्स
have been highly successful। तो इस तरह से इसने फारस की खाड़ी के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया और इसकी यात्रा काफी सफल मानी जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन प्रिपेयर्स पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने तैयार किया जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। एक देखा जाए तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का सबसे अधिक यानी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और इसे भारत का ही नहीं विश्व में यह ब्राजील के कह सकते हैं कि यह विश्व में 5वें नंबर पे आ गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। तो ऐसे में सरकार निर्णय ले रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। तो इसमें जो है 2 से ज्यादा बच्चे जिनके पास होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इस तरह से यह सब ड्राफ्ट में डाला जा रहा है और दिस ड्राफ्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट ए टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विल रिलीज द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30, यानी 2021 से 30 में जो है यह इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी जारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो भी कब? 11 जुलाई को, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन, पेरेंट्स ऑफ मोर देन 2 चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में यह नहीं अप्लाई कर सकेंगे जिन माता पिता के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। 2 बच्चे तो कर सकते हैं और उन्हें जैसे मान लीजिए कि जिन 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 लोग जॉब कर रहे हैं और उनके 2 बच्चे से अधिक हैं तो उनका प्रमोशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से द बेनिफिट ऑफ 77 गवर्नमेंट स्कीम एंड ग्रांट्स विल आल्सो नॉट बी अवेलेबल। तो ये सब योजनाओं का उनको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो अलोंग विथ दिस मेनी रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिकमेंडेड इंक्लूडिंग नॉट कॉन्टेस्टिंग द लोकल बॉडी इलेक्शन, यानी यह जो है स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की गई है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ द स्टेट लॉ कमीशन, पेरेंट हु अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ 1 चाइल्ड विल गेट मेनी फैसिलिटीज, यानी 1 बच्चे की नीति अगर अपनाते हैं माता पिता तो उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, लोन में छूट, तो ये सब व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो यह जो है, और 2 बच्चे वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, हाउस लोन, इन सब में जो है सुविधाएं दी जाएंगी। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूनिसेफ साइन एग्रीमेंट टू सप्लाई 220 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस टू अफ्रीका, यानी यूनिसेफ ने अफ्रीका को 220 मिलियन कोविड वैक्सीन खुराक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यूनिसेफ अनाउंस दैट इट विल सप्लाई 220 मिलियन डोजेस ऑफ COVID-19 vaccine to all 55 member state of African Union by the end of 2022। तो अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, हाँ याद रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप को यह कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, अल्प विकसित महाद्वीप है। अभी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना विकास अन्य महाद्वीपों का हुआ है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे जो है जनजातियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहा जाता है, आशा का महाद्वीप कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर विपुल भंडार हैं, बहुत सारा खनिज है, अभी उसका यूज ही नहीं ठीक से हो पा रहा है। तो इस तरह से इसे आने वाले दिनों में यह भी एक महत्वपूर्ण विकसित महाद्वीप के रूप में उभरेगा। हालांकि अभी यह चाहे यूनिसेफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, यह सब इन अफ्रीकन कंट्रीज की सहायता करते हैं। तो अबाउट 35 मिलियन डोजेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एंड ऑफ 2021। और यूनिसेफ एंड जॉनसन के बीच समझौता मार्च 2021 में अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट, जिसे AVAT कहते हैं, यानी अफ्रीकन वैक्सीन एक्विजिशन ट्रस्ट AVAT एंड जॉनसन इन मार्च 2021, इसी को देखते हुए यह समझौता किया गया है। तो इस तरह से
यह AU established AVAT in November 2020 to deliver COVID-19 vaccine to the African continent with a target to vaccinate 60% of its population। तो 60% आबादी को टीकाकरण करने का इसने लक्ष्य रखा है। यूनिसेफ AVAT पहल की ओर से कोविड-19 टीकों की खरीद और वितरण भी करेगा। तो अदर पार्टनर्स इंक्लूड द अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड द वर्ल्ड बैंक, यानी इसके साथ साथ अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व बैंक भी शामिल होगा। इन एडिशन टू इट्स रोल इन द पार्टनरशिप, यूनिसेफ इज ऑल्सो ए के इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर द कोवैक्स फैसिलिटी, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेड बाय गावी, द वैक्सीन अलायंस, WHO एंड CEPI, इन सब का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इसके तहत यूनिसेफ ने 135 देशों को 100 मिलियन से अधिक खुराक की डिलीवरी में योगदान भी दिया है। तो कोवैक्स इनिशिएटिव इज ए कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गावी वैक्सीन अलायंस। तो गावी वैक्सीन यानी GAVI का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन। ये भी याद रखना, SSC में अक्सर पूर्ण फुल फॉर्म आ जाता है एग्जाम में। तो भारत गावी अलायंस की कोविक्स पहल का भी एक हिस्सा है, भारत भी इसको सपोर्ट करता है। तो इस सुविधा का उद्देश्य ये सभी देशों को कोविड वैक्सीन मुहैया कराना। अब थोड़ा यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसको कहते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में है। न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हेनरीटा H4 इसकी हेड हैं। प्रेसिडेंट हैं इसके टोरे हट्रेम और 191 मेंबर्स हैं और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पनामा, स्विट्जरलैंड, नेपाल, जॉर्डन, केन्या, थाईलैंड, सेनेगल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों। 11 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन इन द वर्ल्ड एवरी मिनट। ऑक्सफेम जो है यह रिपोर्ट दिया है कि दुनिया में हर मिनट 11 लोग भूख से मरते हैं। तो ऑक्सफेम, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, हैज सेड दैट every single minute 11 people die due to starvation worldwide। तो यह जो है starvation मतलब भूख से मर रहे हैं। तो ऑक्सफेम ने कहा है तो in the last 1 year the number of people facing famine like situations in the whole world has increased 6 times। यानी बीते 1 साल में पूरी दुनिया में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सफेम सेड इन रिपोर्ट टाइटल द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। यह जो है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नाम की रिपोर्ट इसने, यह भी ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने दिया है, तो ऑक्सफैम ने दिया है। तो यह भूखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या यानी कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यू टू कोविड-19 अबाउट 7 पीपल डाई एवरी सिंगल मिनट इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जा रही है ड्यू टू कोरोना, यानी ड्यू टू कोविड-19 के कारण। तो यह ऑक्सफैम अमेरिका के अध्यक्ष एवं CEO एबी मैक्समैन ने कहा कि आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये आंकड़े उन लोगों से बने हैं जो अकल्पनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। द रिपोर्ट सेड दैट अबाउट 155 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग द acute crisis of food insecurity and this figure is 20 million more than the figures of last year। यानी सोचिए 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा के भीषण संकट का सामना कर रहे हैं और यह आंकड़ा पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 2 करोड़ से अधिक हो गया है। यानी अबाउट 2/3 ऑफ दीज पीपल आर विक्टिम्स ऑफ स्टारवेशन एंड दिस इज ड्यू टू द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन देयर कंट्री। यानी इनमें करीब 2/3 लोग जो भूखमरी के शिकार हैं। इसकी एक और भी वजह है, उनके देश में जो चल रहा सैन्य संघर्ष है, जैसे यमन हो गया,
म्यांमार हो गया, रोहिंग्या शरणार्थी हो गए। तो ये सब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह लोग स्थानांतरित हो गए हैं, रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। यही कारण है कि लोग भूख से मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेडागास्कर की बात बताई थी, वहां पर भी देखे तो लोग भूखों मर रहे हैं और वहां के जो जीव जंतु हैं उनको खा करके उनका जीवन गुजर बसर हो रहा है। तो इस तरह की अफ्रीका महाद्वीप में दर्जन भर देश ऐसे हैं जो अकाल भूखे भूखे पेट सो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। तो यह जो मैक्समैन ने कहा है, कोविड-19 के कारण यह जो आर्थिक दुष्प्रभाव और बेरहम संघर्षों, विकट होते जलवायु संकट ने 5,20,000 से अधिक लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। तो यानी द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड रूथलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, द वर्सनिंग क्लाइमेट क्राइसिस has pushed more than 5,20,000 people to the brink of starvation। यानी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 ही, जो भाई कोविड-19 का तो वैश्विक रूप में प्रभाव पड़ ही रहा है, इसके साथ साथ ये जो संघर्ष हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष जारी किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन संकट, जैसे सीरिया का संकट आप देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आए दिन वहां पर गृह युद्ध छिड़ा ही रहता है। तो इन सब की वजहों से भी, और इसके साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, जहां पर वर्षा होनी चाहिए वहां सूखा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में लोग भूखों मर रहे हैं। तो इंस्टीड ऑफ कॉपिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक, कॉन्फ्लिक्टिंग फंक्शंस आर fighting each other, ultimately affecting millions of people who were already reeling under weather related disaster and economic shocks। यानी मौसम संबंधी आपदाओं, बादल का फटना, चक्रवात का आना। कैरेबियन सी में आप देखते हैं चक्रवात आता है, कैरेबियन कंट्री पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। अपने भारत में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चक्रवात आया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जो भी तटीय राज्य हैं प्रभावित हुए। तो ये सब क्या है, तो इन सब से भी मृत्यु हो रही है। तो ऑक्सफैम सेड दैट डिस्पाइट द पैंडेमिक, global military spending has increased in the past year by $51 billion, यानी 6 times more than the UN say it needs to stop hunger। यानी ऑक्सफैम का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बावजूद विश्व भर में सेनाओं पर होने वाले खर्च महामारी काल में $51 अरब बढ़ गया है, और यह राशि भूखमरी को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को जितने धन की जरूरत है उसके मुकाबले कम से कम 6 गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर हम लोग शांति स्थापित कर लेते हैं तो बहुत मामले में हम इस भूख से मरने वाले की संख्या को घटाया जा सकता है। जो पैसा हम डिफेंस में खर्च कर रहे हैं वह पैसा हम अगर विकास में खर्च करें, इसको वैश्विक रूप में सोचना पड़ेगा, ना कि स्टेट में या अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ देश इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उनको वह विकास की अंधी दौड़ में इतने आगे बढ़ रहे हैं, वह विश्व का शक्तिशाली देश का तमगा लेने की होड़ में इतना परेशान है कि इस तरह से यह अल्प विकसित देश उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो समझ में आई बात। और इस तरह से सूडान, यमन, सीरिया, इथोपिया, अफगानिस्तान में तालिबान समस्या आपको पता ही है। तो यह सब देश इस सब संघर्षों से जूझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड, WWF यूनेप रिपोर्ट। यानी WWF और यूनेप की रिपोर्ट यह है कि मानव वन्य जीव संघर्ष दुनिया भर में वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड। यानी 8 जुलाई को, ऑन 8 जुलाई, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज ए रिपोर्ट ऑन दिस। यानी इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ए फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ coexistence। The report was contributed by 155 experts from 40 organizations from 27 countries। यानी 27 देशों के 40 संगठनों के 155 विशेषज्ञों का इसमें योगदान है। तो ग्लोबली द किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ
conflict affects more than 75% of the world's wild cat species, जिस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यानी यह इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि विश्व की 75% से अधिक जंगली बिल्ली प्रजातियों को प्रभावित करती है यह मानव वन्य जीव संघर्ष। In addition, many other terrestrial and marine carnivorous species such as polar bears and Mediterranean seals, as well as large herbivores such as elephants, are also affected by this conflict. तो इस संघर्ष से प्रभावित हुए हैं ध्रुवीय भालू, भूमध्य सागरीय सील और भी मांसाहारी प्रजातियां। तो यह जो है भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2014-15, 2018-19 के बीच 500 से अधिक हाथियों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर मौतें मानव हाथी संघर्ष के कारण हुई है। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2361 पीपल वर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ एलिफेंट। तो यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटी में। आज हम बात करेंगे नरेगा की, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह स्कीम है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, खासकर यह अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो यह योजना, इसे कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और इट वाज स्टार्टेड इन 2006, यानी 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में स्टार्ट की गई। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से यह स्टार्ट हुई थी। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसमें 1/3 महिला आरक्षण, वोमेन रिजर्वेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो दिस स्कीम इज हेल्प फॉर वोमेन्स, और कह सकते हैं वोमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यह लाभदायी सिद्ध हो रही है योजना। इसमें लोगों को रोजगार मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले 2006 में 200 जिलों में लागू की गई, फिर 2007 में यह जो है 130 जिले और हुए, फिर 2008 में पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसको, नरेगा को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज नॉमिनेटेड लॉस एंजल्स मेयर एरिक गारसेटी एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, यानी भारत में नया अमेरिकी राजदूत को नामित किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। वो लॉस एंजल्स के मेयर हैं, उनका नाम है एरिक गारसेटी। तो इस तरह से इनका नाम ध्यान रखेंगे। एरिक गारसेटी 2013 से लॉस एंजल्स शहर के मेयर रहे हैं, और इस तरह से अब वह भारत में मौजूदा जो यूएस राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। और केनेथ जस्टर को अपॉइंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्रंप के समय में यह नियुक्त किए हुए थे। अगला है नगमा टू बी द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड। नगमा पोलैंड में भारत की अगली राजदूत होंगी, और इनके नाम एक रिकॉर्ड और भी है, याद रखिएगा। यह 1991 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं, और यह पहली मुस्लिम अधिकारी हैं, पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने आईएफएस को चुना था। और यह सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उसमें संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। अब यह पोलैंड की अगली राजदूत होंगी। और पोलैंड कहाँ है? इट इज यूरोपियन कंट्री, इट्स कैपिटल इज वारसा। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज 10 पुस्तकों को लिया है। द सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, यह पुस्तक लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। द डेथ ऑफ जीसस, जेएम कोएजी साहब ने लिखी है। टाइगर स्पीक हरिओम तिवारी की है। हु इज भारत माता, इसका इंग्लिश वर्जन है पुरुषोत्तम अग्रवाल की। इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ वरुणा वर्मा की है। द एयर एक्ट 1981 के खंडेलवाल अपूर्व कुमार सिंह की है। द थिन माइंड मैप धर्मेंद्र राय की है। भारत में उद्यमिता कलराज मिश्र की है। वुहान डायरी फांग फांग की है। और विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो बीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी की। तो ये 10 पुस्तक को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड 47.5 लाख
टन ऑफ सुगर सो फार दिस ईयर, यानी अब तक इस साल 47.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया है हमारे देश ने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा। और गन्ना कह सकते हैं जैसे विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक ब्राजील है, हालांकि वहां पर वो एथेनॉल के रूप में यूज कर लेता है। चीनी के उत्पादन में हमारा ही प्रथम स्थान है विश्व में भी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह से शुगर मिल्स हैव एक्सपोर्टेड 47, कह सकते हैं 47.5 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया है। इसमें सबसे अधिक निर्यात इंडोनेशिया को किया गया है। और यह अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ, जिसे AISTA, इसी ने ही यह बताया है। और सबसे ज्यादा, ये भी पूछ लेगा ना, सबसे ज्यादा किसको निर्यात किया है? तो इंडोनेशिया को। फिर जून में यह तकरीबन 6,982 टन ईरान को भेजा। फिर चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो अभी 6 जुलाई तक 47.5 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया गया है। और इस तरह से इंडोनेशिया को 15.8 लाख टन तक का अधिकतम एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद अफगानिस्तान को। अब स्पोर्ट न्यूज में आते हैं। नोवाक जोकोविच टू फेस इटलीज मैटियो बेरेटिनी इन विंबलडन फाइनल। दोस्तों, विंबलडन नाम से ही है, यह लंदन में हो रहा है। तो फाइनल में नोवाक जोकोविच और पहली बार इटली से जीतकर आए हैं और उनके मैटियो बेरेटिनी से भिड़ेंगे। कल ही यह मुकाबला होगा और जोकोविच की यह 101वीं जीत है, 101 विक्ट्री है किसकी? नोवाक जोकोविच की। अब वह रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीतने से महज एक स्टेप पीछे हैं। तो वहीं बेरेटिनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज दोस्तों नेशनल फिश फार्मर डे है, यानी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। यह हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। मत्स्यिकी क्षेत्र में 2.8 करोड़ से ज्यादा मछुआरों और उस कड़ी में जुड़े कई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। और फिशरीज एंड फिश प्रोडक्ट्स constitute 17% of the total agriculture export of our country। 10 जुलाई 1957 को उड़ीसा के कटक में CIFRI के पूर्ववर्ती पॉन्ड कल्चर डिवीजन में कार्प में प्रेरित प्रजनक तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। किसने? डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अली खूनी। तो इसी सफलता को देखते हुए 10 जुलाई को मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय। और यह प्रेरित प्रजनन का पिता कहा जाता है डॉक्टर हीरालाल चौधरी को, फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग कहा जाता है। फिर जिन्हें भारत में पहली नीली क्रांति के मार्ग निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल ही हम लोग 1933 तक बात किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। आज हम बात करेंगे उससे आगे का। तो 1934 का जो बॉम्बे अधिवेशन था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुई आगे चलकर, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसमें कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया था। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन में प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और 1936 बाद 1937 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि यह पहला ऐसा सेशन है या अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था, फैजपुर गांव था, याद रखेंगे। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इवन महात्मा गांधी भी उनकी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ बातों पर कुछ सिद्धांतिक जो है मनमुटाव हो गया। इसकी वजह से 1939 में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसे में उनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। तब महात्मा गांधी काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। तो इस तरह से, और उस समय वो काफी बीमार भी चल रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी,
और यह जो 39 का जो अधिवेशन था 51वां अधिवेशन था, तो 51 बैलगाड़ी के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था और पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस का नाम बढ़ रहा था। ऐसे में उनको अध्यक्ष पद पर बीमारी भी चल रही थी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब ऐसे में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी और अगला फिर 1940 में रामगढ़ का, इसमें अबुल कलाम आजाद साहब, इनके बारे में कहा जाता है सबसे कम उम्र के यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1940 में बने और पहले भी 1923 में भी यह बने थे, देख लीजिएगा एक बार। तो इस तरह से सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो बाद में जाकर के शिक्षा मंत्री बने। ये 40 में, फिर उसके बाद 41 से 45 तक भी यही थे। बीच में विश्व युद्ध हुआ, वेवेल योजना आई, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन, सब इन्हीं के अध्यक्षता के समय में आया हुआ था। और 1946 में जेबी कृपलानी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और यह कहा जाता है कि स्वतंत्र आजाद होने के पूर्व तक भी यही अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो आज उत्तर देने वालों में हैं ज्योति गर्ग, अमरजीत सिंह बल्लू, रुपिंदर कौर, रोली सरोज, तेज प्रताप सिंह, निधि राठौर, विनोद जायसवाल, एकता, नीरज यादव, संध्या रानी सामंतरा, अंकिता राठौर, नाइम अंसारी, स्वप्निका सिंह, दिलीप कुमार, संजय नेगी, साई तेजा दुग्गी, विवेक यादव, राजेश्वरी त्रिवेणी बघेल, रेणु बाला, साहिल शर्मा, आरटी शर्मा, शुभांगी निमजे, सूरज उपाध्याय, मोहम्मद हसन, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, जैसे साई तेजा जी ने कहा कि सर मीनिंग ऑफ एम्बेसडर इन एंशिएंट हिस्ट्री लाइक मौर्य। तो मौर्य काल में ही कहा ही जाता है, मौर्य काल में, कि राजदूतों, उसको राजनय बोलते थे, तो राजनयिकों का वह स्वर्ण काल कहा जाता था। तो वह दो चीजों के लिए, शांति स्थापित करने के लिए यह दूत एक स्थान से, यानी यह मान लीजिए एक देश यह है, एक देश यह है, तो दोनों लोग आपस में यह दूत को भेजते थे। और अगर देखा जाए तो पौराणिक काल में, रामायण में भी अगर हम बात करें तो रामायण में आपने देखा होगा कि अंगद का काम क्या था? अंगद जो है रावण की नगरी लंका में गए और उन्होंने पहले शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन फिर रावण माना नहीं और अंगद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। तब बीच में विभीषण आ जाते हैं। उन्होंने कहा देखिए यह दूत के रूप में आया है, इसे हम नहीं मारेंगे। राजदूतों का कार्य है कि शांति स्थापित करना। इसी तरह से महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि वह युद्ध नहीं चाहते थे। तो इस तरह से दोनों लोगों के बारे में दोनों लोगों को एक कराने का प्रयास कर रहे थे। और वही बातें अगर देखा जाए तो हमारे प्रशासन में भी आज भी यही बातें होती हैं। अगर किसी देश से तनाव होता है तो तुरंत राजदूतों को वापस बुलाया जाता है और उन्हें सुरक्षित जो है भेजा जाता है एक देश से दूसरे देश में। तो यह नियम होता है। फिर दूसरे प्रश्न, और भी प्रश्न लोगों के हैं। ज्योति जी ने कहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति, और ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिख दी है। तो ये देखिए, यह अब इस तरह से देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान से भी विरोध है, लेकिन कई मामलों में हम लोगों को आपसी रखना पड़ता है। और रही बात ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का तो सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। विश्व के 118 देशों में उसका उपनिवेश रहा, उसने शासन किया है। तो अब ऐसे में जो है, यह अब वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक राजनीति को देखते हुए हमें यह सब करना होता है। वर्तमान परिदृश्य में अब ब्रिटेन और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और इस तरह से पुरानी बातों को लेकर के हम नहीं आगे, चूंकि हमें विकास करना है। हमें जो है अभी कदम से कदम मिलाकर विश्व के देशों के साथ, खासकर विकसित देशों के साथ खड़ा होना है। और आज हमारा देश बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। With which university is the Indian Council of Medical Research working to conduct clinical trial for the evaluation of COVID-19 therapy? यानी किस विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय या मैक्सिको विश्वविद्यालय? नेक्स्ट है, with which country has INS Tabar conducted naval exercise recently? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, Italy. And next question है, which state has recently introduced the population control bill 2021? फिर से मैं बोल देता हूं,
Which state has recently introduced the Population Control Bill 2021? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. एंड नेक्स्ट है वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज? तो यह ऑक्सफैम ने, यूनिसेफ ने, या इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ही लिख लीजिएगा हिंदी में ही, हाँ इसको ध्यान रखेंगे, और एक्शन एड ने. अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द रिपोर्ट टाइटल ए फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस हैज बीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट? ग्रीन पीस, WWF, IUCN या ओशियाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as the new US ambassador to India? Gavin Newsom, Andrew Cuomo, Nancy Pelosi या Eric Garcetti. And next question है who has become the first Italian player to reach the Wimbledon final? Jannik Sinner, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego. And next question है when is the National Fish Farmer Day celebrated every year? 7 July, 8 July, 9 July and 10 July. And last question है who presided ओवर द फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो कि गांव में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद. इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा. आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों.